ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्टैटिक मेंबर। ठीक है, आइए हमारा टॉपिक है स्टैटिक क्लास मेंबर। अभी तक हमने देखे हैं स्टैटिक फंक्शंस, स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिस क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड मौजूद हो, तो उस स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब वो था स्टैटिक मेथड, अब हम कर रहे हैं स्टैटिक मेंबर। क्लास का स्टैटिक मेंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि स्टैटिक होगा। लेट्स से क्लास है, एक क्लास में बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के नाम से। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट्स। इसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट का नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, एक मैं और इसमें एट्रीब्यूट बनाना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सिनेरियो ऐसा है कि मैं स्टूडेंट्स की क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। लेट से पहला ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ S1। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ, इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देता हूँ असलम। इसको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ 1। और इस स्टूडेंट के क्रिएट होने के बाद अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे पास 1 होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं स्टूडेंट की क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2 के नाम से। ठीक है, और S2 के जो इसका नाम है, S2 का नाम है अकरम। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 002 है। और इसके इस स्टूडेंट के बनने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं, 2 हो गए। ठीक है, इसी तरह मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की क्लास का क्रिएट करता हूँ S3 के नाम से। ठीक है, और इसके उसके जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज क्या होंगी, अहमद स्टूडेंट का नाम है लेट्स से,
उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 008 और उसकी क्रिएशन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 3 है। अब ये जो मैंने एट्रीब्यूट बनाया है इस क्लास में, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो असलन में उसकी वैल्यू 1 कर दी है। फिर जब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट अकरम के नेम का क्रिएट किया तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 कर दिए। फिर मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S3 और अहमद के नाम से और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 कर दिए। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट मैंने बनाया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका पर्पस मेरे लिए ये था कि मैं ये ट्रैक रखूंगा टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं। तो अब S1 स्टूडेंट में देखें तो वहां पर अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 है, S2 में 2 है और S3 में 3 है। मैं ये चाह रहा हूँ कि तीनों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीनों में जब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएं तो 3 हो। तो अब यह है कि मुझे एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा S1 क्रिएट करके मुझे इन सारे ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन से पहले इन सारे ऑब्जेक्ट की क्रिएशन से पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसकी वैल्यू है 0 के इक्वल। ठीक हो गया। अब जब मैंने S1 क्रिएट किया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू S1 के लिए जो है वो 1 हो गई है। फिर मैंने S2 क्रिएट किया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू S2 के लिए 2 है और S3 के लिए क्या है, उसके लिए 3 है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इन तीनों के पास जब ऑब्जेक्ट S2 क्रिएट हो तो S1 में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू 2 और S2 में भी 2 हो। फिर जब थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो तीनों के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 3 होगा। अच्छा, अब वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होगा, देखें ये जो नंबर है इसकी एट्रीब्यूट, ये जो नेम है इसकी टाइप क्या रखेंगे हम? इसकी टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि नेम जो स्ट्रिंग में हमें कैरेक्टर में स्टोर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर अलर्ट से इसको हम रोल नंबर सपोज करें ये इंटीजर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो टाइप है वो क्या होगी? वो इंटीजर होगी। ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक चेंज और करूंगा, इंटीजर से पहले मैं लिख दूंगा स्टैटिक। अब ये जो स्टैटिक मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये किसी एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। ये S1 को बिलोंग नहीं करता, S2 को बिलोंग नहीं करता, S3 को बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये इस पूरी क्लास का कॉमन एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अब इस सिनेरियो को मैं हैंडल कैसे करूंगा कि ये एट्रीब्यूट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये इस पूरी क्लास का एक एट्रीब्यूट है, हर ऑब्जेक्ट का ये एट्रीब्यूट है। और ये एक ऑब्जेक्ट के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के बगैर इस एट्रीब्यूट को मैं वैल्यू देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। और ये जो वैल्यू एक ऑब्जेक्ट के लिए, वही दूसरी के लिए, वही तीसरे के लिए, वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे मैंने स्टैटिक बना दिया सेम वैल्यू। अब मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूंगा? ठीक है, कंसेप्चुअली पहले देखते हैं, फिर एक एक कोडिंग के एग्जांपल जो स्लाइड्स में मौजूद है उसके सेंस में देखते हैं। बिफोर ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैं कोड में लिखूंगा कि स्टूडेंट्स की क्लास के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास का जो स्टैटिक एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर कैसे हम इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं, वो अभी हम कोडिंग के एग्जांपल में देखेंगे। स्टूडेंट्स की क्लास का स्टैटिक एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको मैं कर दूंगा 0। अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, फिर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा S1, फिर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा S1, और जब मैं S1 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू जो है वो उसमें 1 ऐड करके उसे 1 कर दूंगा। फिर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा S2।
S2 ऑब्जेक्ट जब मैं क्रिएट करूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू कर दूंगा 2। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है देखें वो अब ना S1 का एट्रीब्यूट है, ना वो S3 का एट्रीब्यूट है, ना ही वो S3 का एट्रीब्यूट है, वो इन सब का एट्रीब्यूट है, इस पूरी क्लास की एक प्रॉपर्टी है। तो अब S1 डॉट डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखें या S2 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखें, आपको उसकी वैल्यू 2 ही मिलेगी। ठीक है, फिर इसी तरह थर्ड स्टूडेंट क्रिएट करूंगा तो ये वैल्यू जो है ये 3 हो जाएगी, और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए 3 हो जाएगी। ये कंसेप्ट है स्टैटिक मेंबर का। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अलावा लेट्स से सारे स्टूडेंट्स जो है वो लेट्स से सेम यूनिवर्सिटी के हैं, तो यूनिवर्सिटी नेम जो है वो एक इनका कॉमन एट्रीब्यूट हो जाएगा। या हम यूनिवर्सिटी के क्लास बनाते हैं तो सब की कंट्री जो है लेट्स से पाकिस्तान होगा, हम सिर्फ लोकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वहाँ एक स्टैटिक एट्रीब्यूट कंट्री के नाम से हम बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसकी देखते हैं एग्जांपल जो हमारे पास बुक में है। जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा वो क्या था, every object has its own copy of all the instance variables of the class। हर ऑब्जेक्ट के पास इसकी अपनी कॉपी है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास यूजली इंस्टांस वेरिएबल्स की अपनी कॉपी होती है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का अपना नाम होता है और अपना रोल नंबर होता है, स्टूडेंट क्लास जो अभी हमने देखी उसमें। इन सर्टेन केसेस ओनली वन कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल शुड बी शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां आप चाह रहे हो कि एक ऐसा एट्रीब्यूट हो जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए उसकी एक ही कॉपी हमें चाहिए हो, जैसा कि हमने अभी स्टूडेंट की क्लास में देखा है। इसको हम स्टैटिक फील्ड कहेंगे, या क्लास वेरिएबल भी इसे कह सकते हैं कि ये क्लास का एट्रीब्यूट है, पूरी क्लास का एट्रीब्यूट है, ये एक फंक्शन का एट्रीब्यूट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक हो गया। ये क्लास वाइड इंफॉर्मेशन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास शेयर द सेम पीस ऑफ डाटा। ये ऐसा पीस ऑफ डाटा है जैसे मैंने अभी काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वेरिएबल बनाया है, जो कि सारी क्लास के दरमियान क्लास वाइड इंफॉर्मेशन थी इसमें। अच्छा, इसके लिए मुझे कीवर्ड स्टैटिक यूज करना है। एग्जांपल है, मैं एक इंटीजर बना रहा हूँ काउंट। ठीक है, एक एट्रीब्यूट में बना रहा हूँ काउंट के नाम से, तो मैं क्या लिखूंगा, प्राइवेट। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम प्राइवेट रखते हैं। स्टैटिक का मतलब ये है कि ये क्लास वाइड इंफॉर्मेशन है, इंटीजर इसकी डाटा टाइप है, काउंट इसका नाम है, और वैल्यू इसको 0 है, वो हम कैसे देंगे वो देखते हैं। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल आपकी बुक में है, वो है वीडियो गेम एग्जांपल। वीडियो गेम आप बना रहे हैं, उसमें आपने एक टीम बनाई है मार्शियंस के नाम से, एक टीम है मार्शियंस की और एक है बाकी क्रिएशन, स्पेस क्रिएशंस है बाकी खलाई मखलूक। ठीक है, मार्शियन जो है वो, अच्छा उस पर फिर आपने कंडीशन रखी हुई है कि मार्शियन एक वीडियो गेम है, उसमें मार्शियन जो टीम है वो तब अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेगी अगर इस गेम के अंदर एटलीस्ट 4 अदर मार्शियंस आर प्रेजेंट। अगर वीडियो गेम के अंदर मार्शियन टीम का प्लेयर को ये पता है कि 4 और मार्शियंस भी मौजूद है तो वो ब्रेवली बिहेव करेगा। और अगर if fewer than 5 Martians are present, each of them becomes cowardly। तो अगर लेस देन 5 मार्शियंस हैं गेम के अंदर, उसकी टीम के मार्शियंस की टीम के लेस देन 5 मार्शियंस हैं, तो मार्शियन जो है, हर मार्शियन जो प्लेयर है वो अपने आप को वो कॉवर्डली कैटेगरी में आ जाएगा, वो कॉवर्डली बिहेव करेगा। ठीक है, ब्रेव और कॉवर्डली ये दो अलग अलग मेथड्स होंगे जो हम लिखेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इस सूरत में मुझे मार्शियन का काउंट चाहिए देखने के लिए कि नंबर ऑफ मार्शियन जो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, इक्वल टू ग्रेटर देन 5 है। तो उस सूरत में फिर दो अलग अलग मेथड्स, दो अलग अलग फंक्शन चलेंगे क्लास, एक जो ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है और एक जो कावर्डली बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगेन इसमें जैसे मैंने स्टूडेंट्स क्लास में बनाया था, मार्शियन काउंट का एक वेरिएबल बना लें और उसे हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनाएं। फिर जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, हर एक ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के लिए उस वेरिएबल को मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, मार्शियन काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। एवरी मार्शियन विल हैव सेपरेट कॉपी, और हर मार्शियन के पास अलग कॉपी होगी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया
हर स्टूडेंट के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अपनी कॉपी थी। एवरी टाइम वी क्रिएट अ न्यू मार्शियन वी विल हैव टू अपडेट द इंस्टेंस वेरिएबल मार्शियन काउंट इन एवरी मार्शियन ऑब्जेक्ट। एक तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, हम उनको एरे की शेप में रखें, या अगर एरे की शेप में नहीं रखते तो पता कैसे चलेगा कितने हैं। फिर उसको हर एक एक ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट करें, तो इसकी स्पेस वेस्ट हो रही है। स्पेस क्यों वेस्ट हो रही है कि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एट्रीब्यूट बनाया है, वो अगर मैं हर क्लास के लिए, लेट्स से अगर 1000 स्टूडेंट्स क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एट्रीब्यूट भी 1000 दफा उसकी 1000 कॉपीज बनेंगी। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। लेकिन जब मैं स्टैटिक बना दूंगा तो बेशक मैं 1000 ऑब्जेक्ट्स बनाऊं स्टूडेंट की क्लास के, हर एक के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये एक ही मेमोरी लोकेशन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी, एक ही वेरिएबल, ये एक ही एट्रीब्यूट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यूज होगा। मैम ऐसा नहीं है कि 1000 स्टूडेंट्स के लिए 1000 बार मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एट्रीब्यूट बनेगा और वो मेमोरी में उतनी स्पेस लेगा, ऐसा नहीं है। बस एक ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एट्रीब्यूट बनेगा पूरी क्लास के लिए। ठीक है, जैसे इस केस में इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही एट्रीब्यूट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक ही स्टैटिक एट्रीब्यूट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज हो रहा है। तो अगर इसके पैरेलल में मार्शियन के एग्जांपल देख लूं, तो वहां भी मार्शियन काउंट के नाम से वेरिएबल होगा, और भले मेरे पास 5 प्लेयर्स हैं, 10 प्लेयर्स हैं, 1000 प्लेयर्स हैं मार्शियन टीम के, उन सब के लिए वो एक ही मार्शियन काउंट का वेरिएबल होगा। फायदा क्या होगा? रैम बचेगी। दूसरा, उसमें एरर होगा, मे बी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, तो हर एक को मैं अपडेट करूं ना करूं, तो एरर हो सकता है कि लेट से मेरे पास 8 प्लेयर्स हैं, तो मैं कोड, मेरी लॉजिक जो है वो 6 या 7 को तो हैंडल कर ले, और एक आध ऑब्जेक्ट फिर भी रह जाए, और वो नंबर अवेलेबल प्लेयर्स होने के बावजूद वो कवर्डली बिहेव करे, या इसके उल्ट भी हो सकता है। तो एरर प्रोन है, प्रोग्रामर के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस चीज को मैनेज करना कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड रख सके। तो इसका एक सोल्यूशन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी क्लास के लिए एक ही, हर क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनाएं एट्रीब्यूट मार्शियन काउंट का, वो तो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे? मार्शियन काउंट को स्टैटिक बना देंगे। कैसे स्टैटिक बनाएंगे? जैसे ये मैंने वेरिएबल प्राइवेट स्टैटिक इंट काउंट बनाया, वैसे प्राइवेट और इंट के बीच में स्टैटिक का वर्ड हम लगा देंगे। प्राइवेट और इंट तो हम यूजली लगा ही रहे हैं मेंबर्स को क्रिएट करते हुए। अच्छा जी, तो मैं क्या करूंगा? मार्शियन जो वीडियो गेम है उसके केस में मार्शियन काउंट को स्टैटिक बना दूंगा। अब ये क्लास वाइज डाटा बन चुका है, और इसकी सिर्फ एक कॉपी बनेगी। यानी कि अगर मेरे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स भी बने मार्शियन क्लास के, तो उन सब के लिए जो मार्शियन काउंट है वो एक मेमोरी लोकेशन उसको चाहिए होगी। मतलब एक इंटीजर को लगभग से 4 बाइट्स चाहिए, तो वो 4 बाइट्स ही लेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 4 बाइट्स इंटू 1000 मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करे। अच्छा, इस तरह से। और हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि इस चीज को मैं हैंडल कैसे करूंगा, इंक्रीमेंट कैसे करूंगा? मैं ये करूंगा कि जब भी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, स्टूडेंट्स के एग्जांपल में वापस आ जाते हैं। लेट्स से मुझे स्टूडेंट की क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर मैं बनाता हूँ, तो उसे मुझे क्या एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे? उसमें 3 स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक तो नेम का एट्रीब्यूट है, तो मैं उसे एक स्ट्रिंग एन इनपुट के तौर पे दे देता हूँ। एक उसमें रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये 2 एट्रीब्यूट्स मैं उसे दे दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट का जो नेम है उसे इक्वल टू एन कर दूंगा, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर को इक्वल टू आर कर दूंगा। ये काम भी हम पहले करते आ रहे हैं। प्लस हम एक काम और करेंगे, जो स्टैटिक वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके साथ प्री इंक्रीमेंट करते हैं, उसके साथ प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट जो भी कर दें। तो क्या होगा? जब भी स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएंगे। और यही मार्शियन काउंट के एग्जांपल में देखें,
we save time by having the Martian class constructor increment the static Martian count, ठीक है, वो उसको प्री इंक्रीमेंट कर देगा। स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? ये क्लास स्कोप होता है, थ्रू आउट द क्लास ये चलता है। क्लास के जो स्टैटिक मेंबर है उसे अगर हम पब्लिक बनाएं तो वो किसी भी जो है अगर वो मेंबर स्टैटिक है, अगर मैं स्टैटिक मेंबर को प्राइवेट की बजाय पब्लिक कर दूं तो वो फिर मेन में से या किसी भी क्लास के अलावा किसी भी फंक्शन से मैं उसे कॉल कर सकता हूँ। We can access a class public static member through a reference to any objects of the class or by qualifying the member with the class name and dot। ठीक है, इसके लिए क्या उसे एक्सेस करने का क्या तरीका होगा? मेन के अंदर, मेन से मेरी मुराद है इस क्लास के बाहर कहीं भी, क्लास के बाहर लेट से किसी दूसरी क्लास का कोई फंक्शन है या मेन का फंक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं जाके क्या करूंगा, इस स्टैटिक मेंबर को कैसे एक्सेस करूंगा? क्लास का नाम लिखूंगा स्टूडेंट और उसके बाद डॉट लिखूंगा, स्टूडेंट के बाद डॉट लिखूंगा और फिर मैं ये जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पर मेरे पास एट्रीब्यूट, इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो ये मैंने क्या किया इस लाइन में, यहाँ पर मैंने क्या किया, मेन के अंदर यानी क्लास स्टूडेंट से बाहर स्टूडेंट की क्लास का नाम लिखा, डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इक्वल टू 0 कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। अब मैं इसके बाद जो है स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1 और स्टूडेंट की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा विद सर्टेन वैल्यूज। ठीक है, ठीक हो गया, मैंने स्टूडेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट होंगे। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले 0 दी थी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 से बढ़ के 2 हो जाएंगे। इसकी एक और एग्जांपल है मैथ डॉट रैंडम। मैथ की क्लास ऑलरेडी जो पैकेजेस, जो यूटिलिटी पैकेजेस इंक्लूडेड हैं जावा के अंदर, हर प्रोग्राम में इंक्लूडेड होते हैं, उसमें एक मैथ की क्लास जो है वो इंक्लूडेड है। मैथ की क्लास के अंदर एक फंक्शन है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो ये रैंडम का जो फंक्शन है ये स्टैटिक था, तो मैंने आपको बताया था ये हम जो है इसको क्लास के नाम के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल उससे सिमिलर बात है। क्लास प्राइवेट स्टैटिक मेंबर जो है वो आप सिर्फ अगर आप स्टैटिक मेंबर को बनाते हैं क्या कहते हैं प्राइवेट, तो फिर आप उसे क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सेस किया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर चूंकि मैंने इसको पब्लिक रखा है, अगर मैंने पब्लिक एज्यूम किया तो ये यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, वरना इसके लिए आपको गेट या सेट का कोई अलग से फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के जरिए एक्सेस देते हैं प्राइवेट स्टैटिक मेंबर की। प्राइवेट मेंबर को हम पब्लिक भी रख सकते हैं। हम मैंने आपको बताया था कि इन जनरल क्लास के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इन जनरल प्राइवेट होंगे और क्लास के मेथड्स इन जनरल पब्लिक होंगे। लेकिन अभी ये मैंने कहा था, लेकिन ये 99% ऐसा होगा, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी होगा। तो अब ये स्टैटिक मेंबर को देख लें, इसमें ये हम चाहें तो इसमें स्टैटिक मेंबर को पब्लिक भी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा केस हो गया जिसमें हम अपने नॉर्मल ट्रेंड को छोड़ सकते हैं। स्टैटिक मेंबर एग्जिस्ट इवन व्हेन नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एग्जिस्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट की, यहाँ पर मैंने अभी स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास का मैंने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया,
लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से यहाँ पर इस कोड में अभी स्टूडेंट क्लास S1 का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और उससे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वैल्यू दी। इसका मतलब है क्लास क्रिएट होने से ही जब हम कंपाइल करके रन करते हैं तो क्लास का ये स्टैटिक मेंबर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था जब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, स्टूडेंट क्लास नेम की तब तक कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर लें, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट के लिए फिर नेम को कोई वैल्यू देंगे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि स्टैटिक है, इसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, स्टैटिक मेंबर एग्जिस्ट इवन व्हेन नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास एग्जिस्ट, दे आर अवेलेबल एज सुन एज द क्लास इज लोडेड इनटू मेमोरी एट द एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, क्लास जब रैम में लोड हो जाएगी तो तभी ये इनको मेमोरी एलोकेट हो जाती है स्टैटिक मेंबर्स को। टू एक्सेस पब्लिक स्टैटिक मेंबर व्हेन नो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एग्जिस्ट, प्रीफिक्स द क्लास एंड डॉट टू ए स्पेसिफिक मेंबर। ठीक है, ये बात यही लिखी हुई है जो मैंने यहाँ की है कि अभी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, उससे पहले आप स्टैटिक मेंबर, इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको एक्सेस करके वैल्यू दे सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल अगर हम इनबिल्ट क्लास की बात करें तो मैथ एक इनबिल्ट क्लास है और उसके अंदर पी पाई के नाम से एक स्टैटिक मेंबर मौजूद है, तो आप मैथ डॉट पाई लिख के इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपने प्राइवेट स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है तो फिर आपको एक पब्लिक स्टैटिक मेथड देना पड़ेगा एंड कॉल इट बाय क्वालिफाइंग इट्स नेम। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर एट्रीब्यूट है, यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको मैं प्राइवेट बना देता हूँ। अगर मैं इसे प्राइवेट बना देता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेट्स से एक स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा इंक्रीमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स की क्लास और लेट्स से एक मेरे पास स्टैटिक फंक्शन है इंक्रीमेंट नंबर, उसको मैं कॉल करूंगा। ठीक है, अब इंक्रीमेंट नंबर के फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, ये मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कोड नहीं लिख रहा। मैं स्टैटिक फंक्शन बनाऊंगा इंक्रीमेंट नंबर का, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसको इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं अपने फंक्शन को, अगर मैं अपनी क्लास में स्टैटिक मेंबर को, स्टैटिक एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाऊंगा तो फिर उसे एक्सेस करने के लिए मुझे एक स्टैटिक पब्लिक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसके अंदर मैं उस स्टैटिक मेंबर को फिर मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक हो गया। स्टैटिक मेथड की जो है, अगर मैंने स्टैटिक कोई फंक्शन बनाया तो वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, एक स्टैटिक मेथड, किसी क्लास के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मेथड्स मौजूद हैं, तो स्टैटिक मेथड के जरिए मैं नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेथड तो तब भी कॉल हो सकता है जब क्लास के कोई ऑब्जेक्ट्स ना हो, तो नॉन स्टैटिक मेंबर जो है तब कॉल नहीं हो सकते जब स्टैटिक मेंबर्स हो। ठीक है, लेट्स से जब तक ऑब्जेक्ट्स ना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट नाम, तो ये यहाँ पर जो इस क्लास के गेट नम और सेट नम के फंक्शन है, यहाँ पर नंबर के लिए मैं गेट नेम और सेट नेम का फंक्शन बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मैं गेट रजिस्ट्रेशन नंबर और सेट रजिस्ट्रेशन नंबर बनाऊंगा। तो ये नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं, इनको मैं इंक्रीमेंट नम के फंक्शन के जरिए कॉल नहीं कर सकता। क्यों? मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर हम एक क्लास के एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट नम में चूंकि एक स्टैटिक फंक्शन है, ये उस वक्त भी एग्जिस्ट करेगा जब क्लास के अभी कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो ये नॉन स्टैटिक गेट नंबर या सेट नंबर को कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, जबकि स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए
ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। और इसी वजह से हम दिस रेफरेंस जो है स्टैटिक मेंबर में यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस रेफरेंस का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये काम करो। लेकिन स्टैटिक फंक्शन तो तब भी कॉल किया जा सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए दिस का ऑब्जेक्ट फिर वहां पर दिस का जो रेफरेंस है वहां पर इररेलेवेंट हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल है, एक एम्प्लॉय की क्लास है, लेट्स से इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय की क्लास के अंदर मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय, उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और काउंट के एट्रीब्यूट्स। अब देखें, ये मैंने इसको 0 वैल्यू दे दी है एट्रीब्यूट को क्लास के, मतलब जब भी वो क्लास क्रिएट होगी तभी इस एट्रीब्यूट काउंट को 0 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम को वैल्यू दूं तो ये एरर आ जाएगा, लेकिन काउंट को मैंने 0 वैल्यू दे दी, एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिक मेंबर है। फिर एम्प्लॉय का मैंने, जिस तरह एम्प्लॉय की क्लास हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी थी, इसको फर्स्ट और लास्ट के इसके कंस्ट्रक्टर को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसको असाइन करेगा, और जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। काउंट का एट्रीब्यूट क्यों क्यों बनाऊंगा? कि ये देखने के लिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं मेरे इस प्रोग्राम में। और ये मैंने एक मैसेज लिख दिया, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर काउंट। ठीक है, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और क्या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या दिया और काउंट की वैल्यू क्या हो गई है ये। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के एंड पे मैंने प्रिंट एफ के जरिए एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर के अंदर हूं मैं, और मैंने एम्परसेंड ऑफ एस में फर्स्ट नेम, पहले एम्परसेंड ऑफ एस की जगह फर्स्ट नेम, दूसरे एम्परसेंड ऑफ एस की जगह लास्ट नेम, और एम्परसेंड ऑफ डी की जगह काउंट, ताकि मुझे पता चले कि इस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के बाद काउंट चूंकि इंक्रीमेंट हुआ तो अब नंबर ऑफ काउंट क्या हो गया। फिर मैं इसी तरह गेट फर्स्ट नेम और गेट लास्ट नेम के दो गेटर्स बनाऊंगा, और गेट काउंट के जरिए काउंट की वैल्यू को मैं गेट कर सकता हूँ। फिर मैं एम्प्लॉय टेस्ट के क्लास बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि एम्प्लॉय की जो गेट काउंट क्या करता है, ये काउंट की वैल्यू को रिटर्न करता है। अब देखें, गेट काउंट का फंक्शन पब्लिक है, लेकिन काउंट का जो एट्रीब्यूट है वो मैंने प्राइवेट रखा है। तो चूंकि काउंट स्टैटिक मेंबर प्राइवेट है, इसे एक्सेस करने के लिए मैं पब्लिक मेंबर गेट काउंट यूज करूंगा। तो एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास के अंदर क्या होगा, गेट काउंट की वैल्यू के जरिए मैं गेट काउंट को देखूंगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले। मैं एक मैसेज शो करूंगा, एम्प्लॉयज बिफोर इंस्टेंशिएशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले एम्प्लॉय के काउंट एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू। फिर मैं दो एट्रीब्यूट्स क्रिएट करूंगा, दो एम्प्लॉय के क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, तो कंस्ट्रक्टर में ही मुझे नजर आ जाएगा कि क्या वैल्यू है काउंट की। ठीक हो गया। फिर मैं ये डिस्प्ले कराऊंगा कि इनिशिएशन के बाद ई वन ऑब्जेक्ट के जरिए अगर मैं काउंट की वैल्यू गेट करूं, ई2 के जरिए काउंट की वैल्यू गेट करूं, या एम्प्लॉय क्लास के नाम के जरिए काउंट की वैल्यू गेट करूं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद वो 2 होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले वो यहाँ पर वो 0 होगी, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद यहाँ पर वो 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं एम्प्लॉय के फर्स्ट और लास्ट नेम जो है वो गेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये ई1 और ई2 नल है, ये देखते हैं। तो इस कोड को मैं चला कर देखता हूँ जो अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। एम्प्लॉय की क्लास है, इसमें देखें एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय क्लास में फर्स्ट नेम लास्ट नेम एट्रीब्यूट हो गए, स्टैटिक मेंबर काउंट जो है 0 कर दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर काउंट इंक्रीमेंट कर दिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज डाल दिया कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और इन वैल्यूज के लिए कॉल हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और काउंट, उसके नतीजे में ये। फिर गेट फर्स्ट नेम जो फर्स्ट नेम की वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए, गेट लास्ट नेम की वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए, गेट काउंट जो है स्टैटिक मेंबर काउंट को रिटर्न कराने के लिए। ये एम्प्लॉय की क्लास बन गई। फिर एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास को देखते हैं। इसके अंदर देखें तो मेन के अंदर पहले मैंने
एम्प्लॉय डॉट गेट काउंट को कॉल करूंगा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले, और इसको प्रिंट एफ के जरिए रिप्रेजेंट कर दूंगा कि एम्प्लॉयज के अंदर काउंट एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू। फिर E1 जो है वो एम्प्लॉय का E1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और E2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और दोनों बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और दोनों बार कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे काउंट की वैल्यू नजर आएगी। ठीक है, E1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम और काउंट को शो करेगी। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा काउंट की वैल्यू 1 शो होगी कंस्ट्रक्टर के अंदर, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर का जो है काउंट की वैल्यू 2 शो होगी। फिर इसी तरह मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद E1 डॉट गेट काउंट करूंगा, E2 डॉट गेट काउंट करूंगा और एम्प्लॉय डॉट गेट काउंट करूंगा। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद E1 के जरिए गेट काउंट या E2 के जरिए गेट काउंट या क्लास के नाम के जरिए गेट काउंट करता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह फिर मैं ये शो करूंगा जो ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं। फिर ये भी बताऊंगा कि काउंट की वैल्यू E1 E2 दोनों के लिए सेम है, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो लास्ट नेम है वो मैंने डिफरेंट इनिशियलाइज किए थे, एक का बेकर और एक का लू। ठीक है, अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूं मैं इस क्लास का प्रॉपर पाथ दूंगा। कि आपने अपने विंडोज के एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रॉपर पाथ देना है। उसके बाद मैं जावा सी लिख के, फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं, मेरे पास दो ही फाइल्स हैं जावा के, लिए नाम देने की जरूरत नहीं, स्टैटिक डॉट जावा लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास को मैं रन करूँगा। ठीक है, जावा करके मैं एम्प्लॉय टेस्ट को रन करता हूँ। अब ये देखें आउटपुट, एम्प्लॉयज बिफोर इनिशिएशन 0 है, एम्प्लॉय फिर E1 जब मैंने कोई E1 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया तो उसके लिए ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम की वैल्यू और काउंट की वैल्यू 1 होगी। फिर E2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम की वैल्यू और काउंट की वैल्यू 2 होगी। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने E1 डॉट गेट काउंट किया तो इसकी वैल्यू 2 है काउंट के एट्रीब्यूट की। फिर E2 डॉट काउंट किया तो इसके लिए भी काउंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू 2 है। और अगर मैंने सिंपली क्लास के नेम के साथ गेट काउंट किया तब भी काउंट की वैल्यू 2 है। लेकिन देखिए दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिफरेंट है। ये दो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, उनका नेम अगर हम उनकी बाकी इंफॉर्मेशन देखें तो डिफरेंट है, लेकिन काउंट की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। इस तरह हम स्टैटिक एट्रीब्यूट के जरिए क्लास वाइड इंफॉर्मेशन जो है वो अपने क्लास टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं और हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए उसे एक्सेस कर सकते हैं।